Good morning students. Welcome back to my channel Study with अभिमान. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ. आज ये आपके टेस्ट का डे 9 है. आज की इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना एक रिवीजन भी मान सकते हैं. आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं. जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है. और जब आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज के इस टेस्ट में आप लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे. चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 10 कूलॉम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है. बिंदु P पर विद्युत विभव होगा. आपको यहाँ पे बताना है कि बिंदु P पर विद्युत विभव होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है. ये क्वेश्चन आप लोगों का टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ. सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है. सबसे पहले लिखा है 10 कूलॉम आवेश को, यानी आवेश Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, आवेश Q की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 10 कूलॉम. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. फिर यहाँ पे लिखा है 10 कूलॉम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है. कितना कार्य करना पड़ता है, 200 जूल, यानी कार्य यानी वर्क W की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 200 जूल. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे. फिर इसके बाद पूछा गया हमसे बिंदु P पर विद्युत विभव होगा. बिंदु P पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. V इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में Q. बिंदु P पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू W अपॉन में Q हो जाएगा. W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 200 जूल है और Q की वैल्यू हमारे पास 10 कूलॉम है. सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या 20 और किस में आएगा, ये आपका वोल्ट में आएगा. ध्यान रखिएगा 20 वोल्ट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. यानी बिंदु P पर विद्युत विभव 20 वोल्ट होगा. चलिए ऑप्शन में चेक करते 20 वोल्ट कहाँ दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का. अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है. 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है. यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है. अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ. करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी सड़े हुए अंडे की. ध्यान रखिएगा. अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से कर रहे हैं ना, तो उस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो गलत दिया गया है. ध्यान रखिएगा. अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ये वाला दिया है, मछली की, जो कि क्या है, गलत है. ध्यान रखिएगा.
किस चैप्टर का क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया गया है इंपॉर्टेंट गैसेस यानी महत्वपूर्ण गैसें, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्शन अपनी बुक में कर लीजिएगा। अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वहीं पे मैंने करेक्शन करा दिया था। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पर नए होंगे, तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, सही कर लीजिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सड़े हुए अंडे की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन लिखा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड पर किया गया कार्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया हुआ है। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से, यानी पिंड पर बल कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का, यानी बल यानी फोर्स F की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 50 और न्यूटन में दी गई है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी थीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई है? थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 डिग्री दी गई है। फिर लिखा हुआ है कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी विस्थापन S की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 5 मीटर दी गई है। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया पिंड पर किया गया कार्य यानी वर्क, यानी W की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो फोर्स है यानी बल है और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, इनकी दिशा समान है, यानी यहाँ पे F और S की दिशा समान है, इसीलिए धनात्मक कार्य यहाँ पे होगा। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से, देखिए बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फोर्स है यानी फोर्स बल जो आपका है और जो विस्थापन है इसकी दिशा यहाँ पे समान है, ध्यान रखिएगा। तो कार्य यहाँ पे धनात्मक होगा। तो यहाँ पे F की वैल्यू हमारे पास क्या है? 50 न्यूटन है। S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 5 मीटर है, तो यहाँ पे 5। फिर इसके बाद कॉस और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 गुणे 5, फिर इसके बाद कॉस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। ठीक है, क्या होती है? √3/2। तो पहले आप यहां तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि नीचे जगह है नहीं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये नीचे वाली लाइन में फिर से लिख दूंगा। सो अब मैं इसको साफ कर देता हूं। तो हमें क्या मिला हुआ था लास्ट में? 50 गुणे 5 और यहां पे हमने कॉस 30 डिग्री की वैल्यू को पुट किया हुआ था, √3/2 आया हुआ था। अब देखिए 50 की मल्टीप्लाई अगर 5 में आप करवाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 250 मिलेगा। फिर इसके बाद इनटू में यहाँ पे √3/2 मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये 2 1 2 में कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 1 2, 2 2 4 और एक इधर जाएगा 2 5 10। बचा क्या? 125 और इनटू में √3 आगे सॉल्व करेंगे 125
और यहाँ पे √3 हो जाएगा। और हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, कार्य को निकाल रहे हैं, तो ये जूल में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 5 जा 10, तो बचा क्या था 125 और गुणे में √3 मल्टीप्लाई करवाएंगे 125 √3 जूल। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये आप लोगों का कहीं भी नहीं दिया गया है, 125 √3, ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आया था 125, ठीक है 125, क्योंकि मैं सही से यहाँ पे लिख देता हूँ, 125 √3 आया हुआ था। तो 125 √3 नहीं दिया गया ऑप्शन में, देखिए √2 दिया गया है, 205 यहाँ पे 125, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 से 12 बार कराया है, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट जरूर होगा। सो आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी जल गैस। ध्यान रखिएगा, रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम जल गैस कहते हैं। और जल गैस को हम भाप अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भाप अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, चाहे आप भाप अंगार गैस बोलिए चाहे जल गैस बोलिए। और जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO+H2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है, तो CO+H2 होता है। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर 5 माइक्रो कूलॉम का आवेश 5 न्यूटन का बल अनुभव करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलॉम में होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए टोटली आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। क्यों पूछे आते हैं? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट का टाइम मैंने आपको यहाँ पे दिया है और आधे से ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। सो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है। यहाँ पे लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर 5 माइक्रो कूलॉम का आवेश, यानी आवेश Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 5 और माइक्रो कूलॉम में दी गई है। ये माइक्रो का सिंबल है और कूलॉम में, तो 5 माइक्रो कूलॉम में दिया गया। इसको हम क्या करेंगे? कूलॉम में चेंज करेंगे। तो जब कूलॉम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁶, और ये आपका कूलॉम में चेंज हो चुका है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। कई बार मैंने आपको बताया, जब मेजरमेंट मापन वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे बताया था, और जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं विद्युत से रिलेटेड वहां भी मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये माइक्रो कूलॉम में था, इसको कूलॉम में चेंज कर लिया, 5 × 10⁻⁻⁶ कूलॉम हो गया। फिर इसके बाद 5 न्यूटन का बल अनुभव करता है, यानी फोर्स F की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 5 न्यूटन दी गई है। फिर हमसे पूछा गया उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलॉम में होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, E = F और अपॉन में Q। तो देखिए F की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है और अपॉन में Q की वैल्यू जो माइक्रो कूलॉम में दी थी, इसको हमने कूलॉम में चेंज की, तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलॉम में ये चेंज हो गया था। अब देखिए यहाँ पे
ये 5 से ये 5 सीधे सीधे कैंसल, और 10⁻⁻⁶ है ना, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए 5 1 5 कर देंगे और ये 5 1 5 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 में करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे। और 10⁻⁻6 को जब ऊपर भेजेंगे तो ऊपर यहाँ पे देखिए 1 है, 1 से तो वैसे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 10⁻6 जब ऊपर आएगा, ऊपर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। और 10⁻6 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते कहां पे दिया हुआ है 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है बस। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। कई बार क्वेश्चन कराया है इसलिए टाइम आपको कम दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी नियॉन का, और ऑप्शन डी दिया है सोडियम का। सो टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सोडियम का। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में आपको सोडियम की जगह Na भी लिखा हुआ मिल सकता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करीब 5 से 6 बार पहले भी सॉल्व कराया है, और इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 7 से 8 बार या इससे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। और जो 2021 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, वहां भी इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है, यानी उसे यहाँ पे आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो टंकी की वास्तविक गहराई क्या होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से कर पाएंगे, कई बार कराया है, देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा। सो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वा से मतलब वास्तविक और गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई, और अपॉन में क्या होता है आभासी, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आ से मतलब आभासी और यहाँ पे गहराई हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे 1.33 दी गई है, तो अपवर्तनांक की जगह हम क्या लिखेंगे 1.33 लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो वास्तविक गहराई को हम यहाँ पे वास्तविक गहराई ही लिखेंगे, क्योंकि ये तो अभी हमें निकालना, ये हमें पता है नहीं। और अपॉन में आभासी गहराई, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है, तो ये आभासी गहराई हमें यहाँ पे 30 मीटर दी गई है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इस 30 की मल्टीप्लाई, ठीक है, इस 1.33 में करवा दीजिए। देखिए वास्तविक गहराई हमें निकालनी है, तो वास्तविक गहराई को हम लिख देंगे आगे, वास्तविक गहराई को निकालना है हमें, और यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई आप किस में करवाइए 1.33 में करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा 39.90, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 39.9। देखिए चाहे 39.9 लिखिए या फिर 39.90, 9 के आगे यहाँ पे 0 माना जाता है, ध्यान रखिएगा, या फिर आप लिखिए 39.9, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 39.9, और किस में आएगा ये मीटर में आएगा, तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 39.9, या फिर आपको ऑप्शन ऐसे 39.90 भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए 9 लिखा है, इसका मतलब आगे इसके 0 माना जाता है, लिखा नहीं जाता, और कभी कभी लिख भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39.9 मीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, वह विलयन निम्नलिखित में से कौन सा विलयन होता है। ऑप्शन ए दिया है संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी तनु विलयन, ऑप्शन सी सांद्र विलयन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा सांद्र विलयन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए सांद्र विलयन किसे कहते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस विलयन में मुख्यतः विलेय ही उपस्थित होता है। इसमें विलायक की जो मात्रा होती है वो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम होती है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, वह विलयन निम्नलिखित में से कौन सा विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है। मैंने आपको बताया ना, जो सांद्र विलयन होता है यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है, देखिए इस विलयन में मुख्यतः विलेय ही उपस्थित होता है, विलेय की मात्रा अधिक होती है, और जो विलायक होता है इसमें ना के बराबर होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिक पर आधारित है। कई बार मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, कई बार करा चुका ये क्वेश्चन, और इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके। क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे यानी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता। समांतर लिखा हुआ है ना, बस यहीं पे आपकी ट्रिक वर्क करेगी, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्रोटॉन पर आरोपित बल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्षेत्र के समांतर की बात हो रही है, समांतर की बात हो रही है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जो बल होगा वो 0 न्यूटन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, मैं आपको चलिए समझा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी की वैल्यू, ठीक है, ये हमें क्या दी गई है 2500 न्यूटन पर एम्पियर, फिर इसके बाद यहाँ पे मीटर, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेग की बात हो रही है। ठीक है, वेग v की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और देखिए प्रोटॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आवेश q की वैल्यू, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलॉम में। ठीक है, -19 कूलॉम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी। और समांतर प्रवेश करता है तो थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पे 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। चाहे आप 0 डिग्री पुट करें या फिर आप चाहे तो 180 डिग्री भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हम प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान यानी F = हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। F = फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब साइन और थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 0 को रख देंगे, या फिर आप 180 डिग्री भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा ना, साइन 0 का मान तो 0 होता है। और अब आप यहाँ पे चाहे Q की वैल्यू को रखें, चाहे यहाँ पे आप B की वैल्यू को रखें, चाहे V की वैल्यू को रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। और देखिए जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे, QVB जो वैल्यूज दी गई इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर जब लाके 0 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। जब समांतर लिखा है ना, बस तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको यहाँ पे 0 पे
टिक कर देना है। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में लेड का लैटिन नेम कालियम लिखा है, ऑप्शन बी में लोहा यानी आयरन का लैटिन नेम फेरम, फिर ऑप्शन सी टंगस्टन, इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम, और ऑप्शन डी कॉपर, इसका लैटिन नेम क्यूप्रम लिखा है। एक मिलान यहाँ पे गलत है, वही आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ जो गलत मिलान है ये ऑप्शन ए वाला है। लेड का लैटिन नेम कालियम नहीं होता है। लेड का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, प्लम्बम होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, प्लम्बम, प्लम्बम होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये लेड का जो लैटिन नेम होता है वो प्लम्बम होता है। और जो ये कालियम लिखा है ये किसका होता है, ये पोटेशियम का होता है, जिसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम का लैटिन नेम कालियम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही मिलान गलत है। और इसके अलावा लोहे का फेरम होता है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन का वोल्फ्राम, कॉपर का क्यूप्रम। देखिए लेड को हम शॉर्ट में पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, लोहे को एफई से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन को डब्ल्यू से और कॉपर को सीयू से। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला मिलान ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है, यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा ये बताना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो आपको देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। और मैं आपको बता दूं, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं, जहां पे मैंने आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराई है वहां पर तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, K2Cr2, K2Cr2O7 होता है। अब इसमें हमें Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखा है, K से मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। और कितने पोटेशियम है, K2 है, तो 2 × 1 = 2, यानी K2 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर 2 को। फिर इसके बाद प्लस का साइन Cr2, Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको x मानेंगे। और कितने Cr है, कितने क्रोमियम है, 2, तो 2 × x = 2x हो जाएगा। Cr2 की जगह क्या लिखेंगे, Cr2 की जगह हम लिखेंगे 2x। फिर इसके बाद प्लस का साइन O7, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितने ऑक्सीजन है, 7 है, तो 7 × -2 करेंगे तो -14 मिलेगा। अब देखिए ये -14 और ये प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी ऊपर से प्लस का साइन हटेगा और -14 हम यहाँ पे लिखेंगे -14। और = यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि K2Cr2O7 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगा है। अब सॉल्व करेंगे 2x। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये -14 और आगे आपका +2 है, तो देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस करने पर हमें -12 मिलेगा, क्योंकि -14 यानी माइनस का साइन बड़ा और +2 यानी प्लस का साइन छोटा है। देखिए ये -14 और +2, तो -14 + 2 करेंगे तो हमें -12 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2x - 12 और = यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2x = देखिए बराबर के इधर 0 तो आपका है ही, 0 तो है ही, और -12 को बराबर के इधर भेजेंगे जब, देखिए जब हम यहाँ पे -12 को, रुकिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ था, K2Cr2O7, ठीक है। ये हम कर रहे थे सॉल्व इसको, Cr की ऑक्सीकरण संख्या को निकाल रहे थे, K2। देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो 2 × 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। K2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K2 की जगह हम लिख सकते हैं 2 को। फिर इसके बाद प्लस Cr2, Cr को हम क्या करेंगे, x मानेंगे, इसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। और कितने क्रोमियम है, 2 है, तो 2 × x करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। तो Cr2 की जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 2x लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन O7, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन है, 7 है, तो 7 और × -2 करेंगे तो हमें -14 मिलेगा। और देखिए ये -14 और ये प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे -14 और = 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं K2Cr2O7 के ऊपर। अब सॉल्व करेंगे, देखिए आगे
तो आगे सॉल्व करेंगे 2x माइनस, देखिए ये -14 और ये +2 सॉल्व करने पर हमें -12 मिलेगा, इसीलिए पहले ही मैंने माइनस लगा दिया। अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था, ये यहाँ पे देखिए ये साफ हो गया था, फिर से मैंने आपको लिख के बता दिया। तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या फिर 2x इज इक्वल टू बराबर के इधर 0 तो है ही, -12 को इधर भेजेंगे तो +12 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा +12 मिलेगा, या फिर x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 +6, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई +6, यानी K2Cr2O7 में जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो +6 है। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है। करीब ये क्वेश्चन मैंने आपको 7 से 8 बार कराया है। लास्ट ईयर जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, कई बार क्वेश्चन कराया था, कहा था एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा 50 हर्ट्ज पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस टेस्ट में आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही, और यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग करेक्ट कर पाए। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।